नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत के प्रयासों से ट्यूनीशिया में फंसे 48 झारखंडी कामगारों की सुरक्षित वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के त्वरित पहल के कारण अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी हो गई है। बीते 3 महीनों से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। जैसे ही मुख्यमंत्री को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। सभी कामगार हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिलों के निवासी हैं, जो पीसीएल प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने कामगारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना। अब सरकार इन कामगारों और उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने की दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से एक बार फिर ये संदेश गया है कि झारखंड सरकार अपने नागरिकों के साथ हमेशा खड़ी है, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर। झारखंड में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन। 3 दिनों में 5 डिग्री गिरेगा तापमान। झारखंड में सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं लोगों को कंपकपाने लगी हैं। बिना जैकेट या स्वेटर के सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार की रात न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन ठिठुरन में कोई कमी नहीं आई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार शुक्रवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। अन्य जिलों में भी रात का तापमान औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसके बावजूद शाम ढलते ही हवा में ठंडक और बढ़ गई। 3 दिनों में बढ़ेगी ठंड। तापमान में 5 डिग्री की गिरावट संभव है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों में ठंड और तेजी से बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। 10 नवंबर तक कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होने के कारण झारखंड में भी शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 नवंबर के बाद ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा। जेपीएससी ने जेट 2024 आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर तक बढ़ाई। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर 1 दिसंबर 2025 की रात 11:45 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 की रात 11:45 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक होगी। आवेदन में सुधार करेक्शन विंडो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, वे निर्धारित समयावधि में अपने विषय या अन्य विवरणों में सुधार कर सकते हैं। जैक ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी की। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने वार्षिक माध्यमिक 10वीं और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथियों की घोषणा कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद आवेदन करने वालों को लेट फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ आप 12 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। जैक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म केवल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन से ही भरे जाएंगे। परिषद ने छात्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अपील की है कि सभी आवेदन समय पर पूरे कर लिए जाएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या या विलंब से बचा जा सके। 18 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक विलंब शुल्क सहित आवेदन किया जा सकेगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या आरटीजीएस माध्यम से किया जा सकता है। बिना विलंब शुल्क वाले फॉर्म की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2025 है। विलंब शुल्क सहित फॉर्म की फीस 15 दिसंबर 2025 तक जमा की जा सकेगी। बोकारो में 60 लाख मूल्य की अवैध नकली शराब जब्त, अधिकारी कर रहे हैं जांच। बोकारो में लगभग 60 लाख रुपए की अवैध नकली शराब जब्त की गई। जारीडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह स्थित एक बंद क्रशर में शराब से लदा एक ट्रक बरामद हुआ। इसमें 1100 बोतल शराब थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है।
आरोपी अभी भी फरार है। आबकारी विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बोकारो आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़े क्रशर में खड़े ट्रक में अवैध नकली शराब भरी हुई है। ट्रक के आसपास कई खराब हालत वाली गाड़ियां भी खड़ी थीं। लोगों को शक न हो और उचित समय पर इसे खपाया जाए, इसके लिए शराब माफिया जुगत में थे। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी। उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। छापेमारी के समय ना तो ट्रक ड्राइवर था, ना ही क्रशर मालिक और ना ही शराब तस्कर। ऐसे में उत्पाद विभाग मामला दर्ज कराते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गया है। साथ ही क्रशर मालिक का भी पता लगाया जा रहा है। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। झारखंड महिलाओं के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आएंगे मैया सम्मान योजना के पैसे। झारखंड की हजारों महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को जल्द ही नवंबर महीने के लिए 2500 मासिक भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फंड ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 3 दिनों में धनराशि जमा हो जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में सभी कागजी कार्रवाई और स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो के अनुसार भुगतान प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और लाभार्थियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस लोकप्रिय कल्याणकारी योजना के तहत प्रत्येक स्वीकृत महिला लाभार्थी को उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम में कुल 3,07,000 आवेदकों में से अब तक लगभग 2,80,000 से 2,85,000 लाभार्थियों को मंजूरी मिल चुकी है। शेष आवेदन विभिन्न तकनीकी या पात्रता संबंधी समस्याओं के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने ये भी बताया कि कुछ लाभार्थियों के लिए धन हस्तांतरण में देरी मुख्य रूप से आधार कार्ड का मिलान न होना, डीबीटी से जुड़े न होने वाले खाते या निष्क्रिय बैंक खातों जैसे तकनीकी एरर के कारण होती है। हर महीने ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं जिससे भुगतान प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि हर पात्र महिला को बिना किसी देरी के उसकी उचित राशि मिल सके। इसके बीच सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी गई है। हालांकि केंद्रीय पेंशन कोष के तहत भुगतान अभी भी लंबित है क्योंकि केंद्र सरकार से अभी तक धनराशि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इस घोषणा से महिला लाभार्थियों में खासकर पूर्वी सिंहभूम जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है, जहां 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य भर की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। नवंबर का भुगतान जल्द ही जारी होने वाला है और हजारों महिलाएं अपने बैंक खातों में राशि आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जो झारखंड में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और कदम है। पाकुड़ में पटसन के अवशेष में लगी आग, चांचकी गांव के पास देर रात मची अफरा तफरी, पास ही था पेट्रोल पंप, बड़ा हादसा टला। पाकुड़ जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। चांचकी गांव के पास सड़क किनारे रखे पटसन के अवशेष में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोग त्वरित पहल करते हुए आग बुझाने में लगे, लेकिन पटसन के सूखे अवशेष होने के कारण लपटें तेजी से फैलती रहीं, जिससे हालात गंभीर हो गए। घटना की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारी और कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। दमकल विभाग के कर्मी रमेश कुमार ने बताया कि पटसन के अवशेष में आग बेहद तेजी से फैलती है, इसलिए देर होने पर ये आग आसपास के क्षेत्रों को अपने चपेट में ले सकती थी। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप स्थित है। यदि लपटें वहां तक पहुंच जाती तो स्थिति भयावह हो सकती थी। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि आग की वजह असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो रात के समय उसी स्थान पर नशा करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर कुछ युवक वहां गांजा पीते दिखाई देते हैं। संभव है कि इसी दौरान जलता हुआ गांजा या सिगरेट का टुकड़ा पटसन के अवशेष पर गिर गया हो। ठंड की शुरुआत और हल्की हवा की मौजूदगी ने आग को तेजी पकड़ने में मदद की होगी। दमकल कर्मी रमेश कुमार ने भी इस आशंका को सही बताया और कहा कि अवशेष पर फेंके गए जले पदार्थ से आग लगने की संभावना अधिक है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम देर रात तक इलाके में डटी रही ताकि आग दोबारा न भड़के। इस क्षेत्र में पटसन की खेती बड़े पैमाने पर होती है और अक्सर किसान इसके अवशेष सड़क किनारे छोड़ देते हैं, जो आग लगने की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की। गोड्डा में 12,000 लीटर नकली पेट्रोल जब्त, बिहार भेजा जा रहा था नकली पेट्रोल, दोनों वाहनों के चाल फरार, FIR दर्ज। गोड्डा मुफस्सिल थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 टैंकरों से 12,000 से अधिक नकली पेट्रोल जब्त किया। पुलिस को देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि बंका से सरकंडा गोड्डा होते हुए बिहार की ओर अवैध ज्वलनशील पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी आनंद साहा के नेतृत्व में टीम एक्शन में आई।
पुलिस ने पाकुड़ गोडा मुख्य पथ स्थित सिंहमाहिनी पुल के पास रात में ही वाहन जांच शुरू की। लगभग 1:10 में चांदनी चौक की दिशा से पहले एक सफेद मैजिक टैंकर और उसके पीछे एक ट्रक टैंकर आता दिखाई दिया। पुलिस चेकिंग देखते ही दोनों वाहनों के चालकों ने टैंकरों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन सशस्त्र बल के जवानों ने तुरंत दौड़ लगाकर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। इस दौरान चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। रात होने और आसपास कोई नहीं होने पर आरक्षी संजीव पंडित और आरक्षी राजेश दुबे की उपस्थिति में वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में टैंकरों के ढक्कन खोले और भीतर रखे पदार्थ को सूंघ कर देखा। इसमें पेट्रोल जैसी गंध वाला नकली ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ पाया गया। दोनों टैंकरों से लगभग 12,000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके पर काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ से जुड़े कागजात लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। इसके बाद वाहन मालिक, चालक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपों में अवैध ज्वलनशील पदार्थ की खरीद बिक्री, नकली पेट्रोल तैयार करने के लिए रासायनिक मिश्रण का उपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और राजस्व चोरी शामिल है। गिरिडीह बस स्टैंड पर यात्रियों से मारपीट, रंगदारी मांगने आए युवक नकदी, चेन, मोबाइल छीनकर फरार। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड परिसर में शनिवार को यात्रियों के साथ मारपीट और छिनताई की घटना सामने आई। कुछ युवक ऑटो चालक से रंगदारी मांगने पहुंचे थे, तभी उन्होंने यात्रियों पर हमला कर दिया। इस दौरान यात्रियों को चोटें आईं और उनके नकदी, मोबाइल फोन तथा सोने की चेन छीन ली गई। जानकारी के अनुसार बेंगागांव थाना क्षेत्र के चकरदहा निवासी पंकज कुमार सिंह अपने परिवार के सदस्यों अर्चना सिंह, अंजलि सिंह, रूपा सिंह, जोशन देवी और अभय सिंह के साथ एक श्राद्ध कार्यक्रम से लौट रहे थे। वे ऑटो से गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां आए और ऑटो चालक से रंगदारी मांगने लगे। जब यात्रियों ने रंगदारी मांगने का विरोध किया तो युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ हाथापाई की। बदमाशों ने पंकज कुमार सिंह के गले से सोने की चेन, लगभग 20,000 रुपए नकद और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे के लिए जेएससीए स्टेडियम में जोर शोर से तैयारियां, दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम। झारखंड के जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर रोमांचक क्रिकेट मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच यहां खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। मैदान की सजावट, स्टैंड्स की सफाई और टीमों के स्वागत की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जेएससीए के अधिकारी और ग्राउंड स्टाफ सुबह से लेकर देर शाम तक पिच और आउटफील्ड की देखरेख में जुटे हुए हैं। क्यूरेटर की निगरानी में नियमित रूप से वाटरिंग और रोलिंग की जा रही है ताकि मैच के दिन बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दोनों को अनुकूल पिच मिल सके। जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि संस्था का प्रयास ये है कि मैच दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए यादगार अनुभव बने। उन्होंने बताया कि स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि रांची में लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित हों। यहाँ के क्रिकेट प्रेमी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को होमली एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश की जा रही है। ड्रेसिंग रूम को नया लुक दिया जा रहा है। दीवारों पर झारखंड और दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति पर आधारित पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं ताकि दोनों टीमों को एक खास अनुभव मिल सके। रांची बरियातू में सड़क अतिक्रमण पर निगम के बुलडोजर कार्रवाई। नगर निगम ने आज बरियातू क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क के किनारे किए गए कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान निगम की टीम ने सड़क पर लगे गुमटी और ठेले जब्त किए तथा कई अवैध ढांचों को हटाया। निगम अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण सड़क पर जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन जाती थी, जिससे आम लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया है। साथ ही साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़क के किनारे सामान बेचने वाले कुछ लोगों ने कहा कि निगम को पहले उन्हें वैकल्पिक जगह देनी चाहिए थी ताकि उनकी रोजी रोटी प्रभावित न हो। निगम ने साफ किया है कि शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। धनबाद में बंद खदान के चानक में लगी आग, काले धुएं के गुबार से भर उठा आसमान, जहरीले धुएं से घिरा इलाका, दहशत। धनबाद के बागमारा अनुमंडल स्थित बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़का 8 नंबर बंद चानक में लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी है। कतरी नदी के किनारे बसे इस इलाके में आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बारा आसमान तक उठ रहा है। पिछली कई दिनों से भूमिगत कोयला परतों में लगातार आग सुलग रही है, जिसके कारण घना काला और जहरीला धुआं चारों तरफ फैल रहा है। धुएं के प्रकोप से आसपास की
घनी आबादी में दहशत फैल गई है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। वहीं हवा में तैरते जहरीले कण सांसों में घुलते जा रहे हैं। लगातार उठते धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को धुंध और तीखी दुर्गंध से भर दिया है। घरों के अंदर तक धुआं जमने लगा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। कई परिवारों ने बताया कि रात के समय स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जब हवा की दिशा बदलने से धुआं सीधे घरों में घुसता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों के अनुसार भूमिगत आग का दायरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिससे आसपास के घर और खेत भी खतरे की जद में आ सकते हैं। भूमिगत आग की इस गंभीर स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से आग की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बीसीसीएल की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि हालात बिगड़ने के बाद भी प्रबंधन ने न तो क्षेत्र का निरीक्षण किया और न ही आग पर नियंत्रण के लिए किसी विशेषज्ञ टीम की तैनाती की गई। ग्रामीणों ने बताया कि अगर आग इसी तरह फैलती रही तो कतरी नदी के किनारे बसे कई गांवों का बड़ा नुकसान हो सकता है। आग और जहरीले धुएं की बढ़ती स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों तथा प्रशासन से तुरंत पहल करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक टीम मौके पर आकर स्थिति का जायजा ले, आग पर नियंत्रण तथा धुएं की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकती है। तमाड़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को तमाड़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलें, योजनाओं की स्थिति और लोगों की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी होते रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि कार्यालय में किसी भी बिचौलिए की भूमिका नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जनता और अधिकारियों के बीच बिचौलिए का काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि भूमि से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा करें, ताकि आम लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। अगर शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालय आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों का जल्द और पारदर्शी समाधान करें। उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई वंचित है तो उसका नाम जुड़ा जाए। उपायुक्त ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों को समय पर पैसा दिया जाए, ताकि वे जल्द अपना घर बना सके। उन्होंने कार्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालय साफ सुथरे और व्यवस्थित होने चाहिए। तमाड़ कार्यालय में सफाई पर खास ध्यान देने को कहा गया है। धूमधाम से बनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। उलिहातू और खूंटी में होंगे कई राजकीय कार्यक्रम, तैयारियों में जुटा प्रशासन। झारखंड स्थापना की 25वीं वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविरों के आयोजन संबंधी तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में डीसी आर रोनिता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डीसी ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने का ये विशेष अवसर राज्य और जिले के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रम सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं सफल ढंग से आयोजित हों। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ करने का निर्देश दिया। डीसी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए बताया कि 11 नवंबर से ही कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इस दौरान रन फॉर झारखंड प्रचार वाहन के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति, विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रांकन, क्विज प्रतियोगिताएं, पर्यटन स्थलों तक साइकिल रैली, ट्रैकिंग जैसे विविध कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 15 नवंबर को उलिहातू खूंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को राजकीय बिरसा महोत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। वहीं 15 नवंबर को ही कचहरी मैदान में विकास मेले का भी आयोजन किया जाएगा। डीसी ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि उक्त सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जाए। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक विभिन्न प्रखंड अंतर्गत पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार
आधार पर समाधान किया जाएगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी और योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आयोजित होने वाले शिविरों के प्रभावी आयोजन को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया, जिससे आमजनों की समस्याओं का समाधान पूरी तत्परता के साथ पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा सके। थाना प्रभारी की पिटाई मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। थाना प्रभारी की पिटाई मामले में तोरपा अनुमंडल पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विजय सिंह उर्फ संदीप सिंह रनिया थाना क्षेत्र के डिगरी बड़का टोली और सुखराम कोंगाड़ी गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता लंगो टोली निवासी के रूप में हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सुखराम कोंगाड़ी ने घटना के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें सुखराम थाना प्रभारी और भीड़ द्वारा की गई मारपीट पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहा है। सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि 3 थानों की टीमें थाना प्रभारी पर हुए हमले की जांच कर रही हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद शुरुआत में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो और मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और बाकी फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि थाना प्रभारी से मारपीट करने वाले 6 लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। इन लोगों में बसिया थाना क्षेत्र के 20 वर्षीय सुखदेव झोरा उर्फ भोको, रनिया थाना क्षेत्र के जपुड़ झोरा टोली निवासी 24 वर्षीय सनेटर झोरा उर्फ सोलू, डिगरी निवासी 45 वर्षीय जगतपाल सिंह उर्फ चौथा, डिगरी निवासी 32 वर्षीय मेलानियस होरो, डिगरी निवासी 66 वर्षीय मार्शल कुंगारी और रनिया कनकलोया निवासी 42 वर्षीय पूनम भेंगरा शामिल हैं। गौरतलब है कि 2 नवंबर को लोहागढ़ा में डायर मेला लगा था, जहां विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल सशस्त्र बलों के साथ तैनात थे। मेले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात था। इसी बीच थाना प्रभारी को सूचना मिली कि 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एक सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग नशे में धुत होकर आपस में झगड़ रहे थे। यूपीएससी ने आईएफएस मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा आईएफएस मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर 2025 से किया जाएगा। उम्मीदवार अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्म तिथि की सहायता से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट सक्षम यानी इनेबल्ड हो। मोबाइल या अन्य गैजेट्स का उपयोग ना करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डेस्कटॉप का प्रयोग करें। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र, समय और निर्देशों की पूरी जानकारी अपने एडमिट कार्ड पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। गुमला में बाइक पेड़ से टकराई, 1 की मौत, बाइक सवार 2 युवक जख्मी, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट। मेले लौट रहे थे घर। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड अंतर्गत महुआ मोड़ के समीप एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में खक्सी टोली निवासी 35 वर्षीय विमल लकड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं संतोष मिंज और विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार बाइक सवारों ने हेलमेट का उपयोग नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई थी। बोकारो एयरपोर्ट विस्तारीकरण, हटाया गया अतिक्रमण, भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने पहले ही जारी किया था नोटिस। बोकारो में प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। बोकारो स्टील प्लांट, बीएसएल के टाउन प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सेक्टर 12 में स्थित बूचड़खाना इलाके में अवैध ढांचों को हटाया। प्रशासनिक दल सुबह से ही जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा था। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी तैनात थे। सुरक्षा की दृष्टि से एम्बुलेंस और अग्निशामक गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थीं। ये कार्रवाई एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के तहत की जा रही है, जिसके लिए इस क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर जगह खाली करने का निर्देश दिया था। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाना आवश्यक है। एयरपोर्ट के विस्तार से जिले को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों के लिए नियमों के तहत उचित पुनर्वास की प्रक्रिया चलाई जा रही है। ये कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। पलामू में मार्केटिंग कंपनी पर रोजगार व अनाज के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का आरोप, एफआईआर का आदेश।
पलामू और गढ़वा जिले में रोजगार और अनाज देने के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी एक कथित नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से की गई है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में चैनपुर थाना को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न इलाकों में एक कंपनी द्वारा रोजगार और सस्ते अनाज उपलब्ध कराने के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग चलाई जा रही थी। कंपनी ने ग्रामीणों को सदस्य बनाने के लिए 350 रुपए की राशि ली और बदले में 2 से 10 किलो चावल देने का झांसा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने गांव-गांव में पीडीएस की तरह अपना नेटवर्क बनाया। स्थानीय लोगों को डीलर बनाया गया, जिन्हें 5000 रुपए मासिक वेतन देने का वादा किया गया था। वहीं एजीएम के पद पर रहने वालों को 16000 रुपए मासिक वेतन का प्रलोभन दिया गया। इसी बहाने एक-एक गांव से लाखों रुपए की वसूली की गई। पीड़ितों ने जब ठगी की शिकायत पलामू डीसी समीरा एस से की तो उन्होंने इस संबंध में एसपी रेशमा रमेशन को पत्र भेजा। एसपी ने चैनपुर थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एसपी को संबंधित कंपनी से जुड़ी शिकायत मिली थी। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिस कंपनी पर ठगी का आरोप लगा है उसका नेटवर्क पलामू प्रमंडल के अलावा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों तक फैला हुआ है। कंपनी से हजारों लोग जुड़े हैं। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपने इलाके से करीब 6,30,000 रुपए कंपनी को जमा कराए थे, लेकिन न तो अनाज मिला और न ही रोजगार। झारखंड कैबिनेट में पेसा नियमों पर नहीं हुआ विचार, बालू और लघु खनिज का आवंटन अधर में लटका। हेमंत कैबिनेट की सोमवार यानी 3 नवंबर 2025 को हुई बैठक के दौरान पेसा नियमों के ड्राफ्ट पर विचार नहीं किया गया, जबकि 30 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया था कि पेसा नियमों का ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर माल्टो ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए पक्ष से लगा था कि सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी, लेकिन पेसा नियम न तो एजेंडा में था और न ही उस पर कोई बात हुई। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संसाधनों पर नियंत्रण देने की नियमों के लागू होने के तक बालू और छोटे खनिज के आवंटन पर रोक के फैसले को जारी रखा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने 9 सितंबर को पेसा नियमों को नोटिफाई करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगा दी थी। वहीं राज्य सरकार लगातार कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक को हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा था। लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि मौजूदा कानूनी ढांचा भी बालू घाटों के आवंटन से पहले पंचायतों की सहमति का प्रावधान करता है, लेकिन बेंच 1996 में संसद द्वारा बनाए गए पेसा एक्ट के आदेश को लागू करने के लिए नियम बनाने के अपने आदेश का पालन कराने पर जोर दे रही है। खास बात यह है कि बालू खनन पर बना गतिरोध तब तक खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही जब तक 13 नवंबर को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से पहले कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई जाती। इधर पेसा नियमों की अधिसूचना तक बालू घाटों के आवंटन पर रोक हटाने का विरोध करते हुए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने खंडपीठ को बताया है कि बालू की नीलामी करने का राज्य सरकार का फैसला गैर कानूनी था, क्योंकि संसद द्वारा 1996 में बनाए गए पेसा एक्ट की वजह से मौजूदा नियम लागू नहीं होते। पेसा एक्ट में ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है और ग्राम सभाएं राज्य सरकार द्वारा पेसा नियम लागू करने के बाद ही बनाई जा सकती हैं। सिली इलू बाईपास रेल लाइन में नई प्रगति, झारखंड में रेल विकास को मिलेगी रफ्तार। झारखंड में रेल विकास कार्यों को गति मिल रही है। सिली इलू बाईपास रेल लाइन परियोजना में अब नई प्रगति दर्ज की गई है। इस परियोजना के तहत खंबे लगाने और उन पर तार बिछाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। ये कदम राज्य में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से रांची से टाटानगर और हावड़ा के बीच की यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई दोनों को लाभ होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के ZRUCC सदस्य अरुण जोशी ने बताया कि टेंडर जारी होने से परियोजना को गति मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये रेल लाइन रांची टाटानगर हावड़ा मार्ग पर पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में सहायक सिद्ध होगी, जिससे स्थानीय यात्रियों को भी सुविधा प्राप्त होगी। ऐसे में पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोदार ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में देश भर में हो रहे रेल विकास कार्यों का लाभ अब झारखंड को भी मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिली इलू बाईपास लाइन से रेल संचालन सुगम होगा और ये झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।
बाबूलाल मरांडी ने सीएम से कहा, अनुराग गुप्ता के खिलाफ जांच बैठाइए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। सीएम से कहा है कि पूर्व डीजीपी के खिलाफ जांच बैठाइए, नहीं तो मेरी बात लिख कर रख लीजिए कि ऐसे और कई लोग आपके इर्द गिर्द अभी भी घूम रहे हैं जो आपको बराबर डर दिखाते रहेंगे और आगे ब्लैकमेल करेंगे। एक बार हिम्मत दिखाइए। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि अनुराग गुप्ता जैसा भ्रष्ट डीजीपी झारखंड बनने के बाद कभी बना ही नहीं था। सरकार में शामिल प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जो अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने के कई दिनों पहले का है। बाबूलाल ने आगे लिखा कि जनता बहुत समझदार होती है। लगातार मेरे द्वारा अवैध डीजीपी के खिलाफ आवाज उठाने पर भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सदन से सड़क तक आवाज उठाई गई, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े रहे। मामला न्यायालय तक गया, लेकिन आप अपने हट पर डटे रहे। जब आपका पाला पोसा हुआ ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अंदर अंदर आपका ही कब्र खोदने लगा तो आपकी नींद खुली है। अवैध डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कराने की हिम्मत दिखाइए। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अफसर भी भरे पड़े हैं। इन सबों के बीच इस बात की चर्चा है कि झारखंड में राज्य सेवा से लेकर कई आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के लिए जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी आईपीएस या पुलिस अफसर पर ना तो कार्रवाई हुई और ना ही कोई जेल गया। जबकि अगर ठीक से जांच हो जाए तो उजागर हो जाएगा कि कुछ पुलिस अफसरों ने राज्य में भ्रष्टाचार का कैसा कैसा कीर्तिमान बना रखा है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।